चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये आपके 11th स्टैंडर्ड का सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर। और सीईटी में इसके ऊपर एक सवाल तो मिनिमम रहता है, आता ही एक सवाल। आज जो मैं आपको फॉर्मूलेज बताऊंगा उससे बाहर ये चैप्टर नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन जो PYQs में आपको कराऊंगा उससे बाहर ये चैप्टर में कुछ नहीं आएगा, जो आएगा उसी में से आएगा। ठीक, क्लियर है? तो जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, इसका हम लोग पहले एक ओवरव्यू देखते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस में हम लोग इसके PYQs करेंगे। PYQs क्या होता है? PYQs होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो इसके पिछले साल के सवाल है वो मैं आपको कराऊंगा। 2020 तक के कराने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम जितने होते हैं। 2020 में जितने बच जाएंगे और 2021 के, ये आपका होमवर्क होगा। ये आप लोग सॉल्व करेंगे और वो उसके ऊपर डाउट पूछेंगे। मैं कहाँ से कराऊंगा? 2004 से जितने भी सवाल आए सब आपको क्लासरूम में कराऊंगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो सबसे पहली चीज़ अपने को जो उसमें पढ़नी है वो क्या है? सबसे पहली चीज़ जो अपने को उसमें पढ़नी है वो कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि केमिस्ट्री का स्कोप क्या है। PDF आप लोगों को मिला होगा, भेजा है मैंने, ठीक है ना? चलो, इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें और पढ़ाई जाती हैं, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो काम का है, स्कोप तो काम का नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें इसमें ये पढ़ाई जाती हैं कि आपके पास क्या है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं आपके पास? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री होती है, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं है उसका काम कहाँ पर है? फिज़िक्स में। यहाँ पर काम नहीं है। बेसिक्स में ये बताते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती हैं। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ? बोलो। मास, फिर क्या है? लेंथ, फिर क्या है? टाइम, बोलो जल्दी से। और क्या है? टेम्परेचर, वॉल्यूम है फंडामेंटल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। उसके बाद क्या है? बोलो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझे? ये सब के सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। यानी जितनी भी बाकी की क्वांटिटीज़ है वो इन पे डिपेंड करती, वो इनसे डिराइव होंगी। ठीक, क्लियर है? चलो भाई, इसके बाद मास का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता है मास का? किलोग्राम। लेंथ का क्या होता है? मीटर। ये सब आगे काम आएगा, ध्यान रखना। 2019 या 18 में एक बार CET में सवाल आया है कि डेंसिटी का यूनिट क्या है। समझे? 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो ये सवाल था पेपर के अंदर। पता होना चाहिए तुमको ऐसा यूनिट क्या है। अब टाइम का क्या होता है? सेकंड। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। करंट का होता है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। समझे? तो जो सवाल आ गया है उस बेसिस पे मुझे ये बताना पड़ रहा है, वरना इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 11वीं में सबसे पहले पढ़ाते हैं हमको। ठीक है, चलो भाई, ये सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया। यूनिट भी आपको समझा दिया। अलग अलग सिस्टम होते हैं वो भी बता चुका हूँ। कौन कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है? CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम, MKS सिस्टम। ठीक है, अपने को कौन सा पढ़ना होता है? SI सिस्टम। और अपने को CGS के बारे में भी आइडिया होना चाहिए अगर उनको केमिस्ट्री पढ़नी है तो। CGS में क्या होता है बताओ ज़रा? CGS सिस्टम में क्या होता है? बोलो जल्दी। CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। बात समझ आ रही? ठीक है ना? तो ये लेंथ का है, ये मास का है, ये टाइम का यूनिट है। ठीक है, तो लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। जबकि SI में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये अलग अलग सिस्टम। इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है? इसके बाद अपने को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखने। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं? आइडिया है कुछ? कोई आइडिया नहीं। कॉपी करो, बताता हूँ। चलो, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद अपने को क्या देखना है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आइए इसको देखते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। कितने टाइप के लॉज हैं? बहुत सारे हैं। आपको जो पढ़ने हैं वो बताता हूँ मैं। कौन कौन से आपने पढ़े? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद लॉ ऑफ आपका एवोगैड्रोस लॉ, उसके लास्ट में है आपका गेलो-ज़ैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। ठीक है ना, तो एक एक करके सब बताता हूँ। तो सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद आपका है गेलो-ज़ैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, कंबाइनिंग वॉल्यूम। और इसके बाद है आपका एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है ना, तो कितनों को लॉस पता है? फर्स्ट लॉ पता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये लॉ, बोलो। हाँ, गलत आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, सही आंसर्स दो। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था तुमको ये, अगर तुमने 9th पढ़ी है ना। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, 9th में तो रट लेते हैं फिर। और तुम्हारी जनरेशन जो है वो तो पढ़ती नहीं है ना। तुम्हारी जनरेशन जो कोरोना वाली जनरेशन है, उसने तो 9th 10th का कबाड़ किया हुआ है ना। तुम्हारे टाइम पे कोरोना था क्या? नहीं था ना। अच्छा, तुमने 11th 12th का कबाड़ किया हुआ। चलो बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 11th में तो पढ़ा होगा ना, 9th में नहीं पढ़ा तो 11वीं में तो पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक रिएक्शन के अंदर जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। यानी क्या, अगर A प्लस बी मिलकर के बना रहे हैं C प्लस डी, ठीक है ना, तो अगर A का मास है x ग्राम, B का मास है y ग्राम, C का मास है a ग्राम और D का मास है b ग्राम, तो x और y को ऐड करो, x ग्राम प्लस y ग्राम, तो इट शुड बी इक्वल टू a प्लस b आएगा। समझे? जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा यहाँ मास ज़्यादा और यहाँ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, या यहाँ ज़्यादा हो जाएगा उधर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना मास रिएक्टेंट में उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि मास को ना तुम क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक चीज़ बोल सकते हैं कि कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट का मास कम आता है। वो क्यों कम आता है? क्योंकि आपने क्या कर दिया, कोई कंबशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल करवाया। कंबशन मतलब क्या, जलाने वाला रिएक्शन, जिसमें क्या होता है O2 से रिएक्ट करवाते हैं। तो कोई कंबशन रिएक्शन कराया, तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, कुछ उसका पार्ट क्या हो जाएगा, जल करके एयर में चले जाएगा, तो कुछ मास यहाँ से कम हो जाएगा। लेकिन वो मास यहाँ पर दिखने में कम है। बात समझ आ रही है? वो जो जल करके एयर में चला गया उस पार्ट को ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब समझ आया? तो मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहला लॉ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, दूसरे लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ये क्या है? ठीक है ना, ये सब तो बच्चों को आना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो तुम्हारा केमिस्ट्री तो हिला हुआ है। अगर ये नहीं पता है तुमको, क्या है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कहता है कि आप जाकर के क्या करो, दो जगह से एक ही सब्सटेंस का सैंपल ले लो। जैसे क्या करो, आप जाकर के H2O का सैंपल लो। कहाँ से? H2O का सैंपल लो जाकर के आकिब के घर से, ठीक है ना। और आप क्या करो, H2O का सैंपल लो जाकर के, वो तालाब पाली है ना वहाँ से, तो वहाँ से भी क्या करो, तालाब पाली से जाकर के क्या करो, H2O का सैंपल ले लो। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो दोनों जगह वाटर है, वाटर तो दोनों जगह है। अब दोनों सैंपल में, वाटर में यानी बेसिकली H2O में होगा क्या, होगा आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोनों सैंपल जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, दोनों सैंपल को आप उठाओ, दोनों सैंपल में आपको हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1:8, मतलब 1:8 का रेशियो मिलेगा। समझ आ गया? मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग दोनों सैंपल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 हिस्सा होगा, ऑक्सीजन के 8 हिस्से होंगे। आप इस दुनिया में कहीं से भी क्या ले आओ, H2O ले आओ। समझ आया? मतलब किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए आपको एक डेफिनाइट अमाउंट चाहिए होता है।
आप सोचो कि मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन का क्या करता हूँ, एक पार्ट लेता हूँ और ऑक्सीजन के 10 पार्ट ले लेता हूँ, अब मिला करके मैं H2O बनाता हूँ, नहीं बनेगा। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपने 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ले लिए तो वो तो H2O की जगह क्या बन जाएगा, H2O2। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड तो जहर है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पानी बनाने की जगह क्या बना लेंगे आप, जहर बना लेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो आपको यही समझा रहा हूँ मैं कि किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो आपको एलिमेंट्स का अमाउंट चाहिए होता है वो फिक्स होता है। अगर आपको ये पर्टिकुलर H2O बनाना है या आपको CO2 बनाना है या आपको CO बनाना है तो आपको डेफिनाइट अमाउंट में कार्बन ऑक्सीजन लेना पड़ेगा या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, या कोई भी सब्सटेंस के लिए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एलिमेंट लेना पड़ेगा। यही है आपका क्या, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन चाहिए वो क्या है, डेफिनाइट होना चाहिए, इस रेशियो में ही आना चाहिए, तभी वो सब्सटेंस बनेगा, वरना वो सब्सटेंस नहीं बनेगा। समझ आई बात? ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी मल्टीपल प्रोपोर्शन समझना पड़ेगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता क्या है? मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पर अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं ये लॉ में, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत इजी है ये बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत आसान है। ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर आपके पास क्या है, ऐसे 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो सेम एलिमेंट से बने हुए। किससे बने हुए? सेम एलिमेंट से बने हुए। जैसे अगर मैं बात करूँ, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनता है, 2 चीज़ें बनती है। कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर 2 चीज़ें बनती है, जैसे बनता है CO और एक बनता है CO2। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? 2 सेम एलिमेंट से 2 अलग अलग या 2 से ज़्यादा अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, 2 सेम एलिमेंट से क्या बन रहे हैं, 2 अलग अलग या फिर क्या 2 से ज़्यादा अलग अलग क्या बन रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं। ये क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्लियर है? अब ये जो आपके पास जो कंपाउंड्स बने हैं उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो। एक एलिमेंट का मास क्या कर दो, फिक्स कर दो। इसमें कार्बन का मास तो फिक्स है, कितना है कार्बन का मास, 12। कितना होता है, 12, 12 यूनिट्स होता है, पता है ना इतना। कार्बन का मास कितना होता है, 12 यूनिट्स होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट है उसका मास देखेंगे। तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, और यहाँ पर कितना होगा, 32। तो जिसको फिक्स किया है उसको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है उसके मास का रेशियो लोगे तो वो सिंपल होल नंबर आएगा। समझा? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप क्या करो, 2 सेम एलिमेंट से या 2 एलिमेंट से क्या करो, 2 एलिमेंट से आप अलग अलग कंपाउंड्स बनाओ। अलग अलग कंपाउंड्स बन गए, उन अलग अलग कंपाउंड्स में क्या करने का, बोलो, एक के मास को फिक्स कर दो, फिर बाकी जो दूसरा एलिमेंट बचा उसके मास का रेशियो लोगे तो वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर आएगा। समझ आया? ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो इससे 2 कंपाउंड बनते हैं। अभी आप लोग बात किए, कौन कौन सी बताओ? एक H2O बनता है, एक क्या बनता है, H2O2 बनता है। समझ आ गया? और भी बनते हैं, मुझे 2 की बात करनी है। एक के मास को फिक्स कर दो, कौन सा, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर क्या है, फिक्स है। फिक्स है, कितना आएगा, 2 यूनिट। ये भी कितना आएगा, 2 यूनिट। ऑक्सीजन कितना आएगा, 16। ये कितना आएगा, 32। 16/32 क्या आएगा, 1:2, सिंपल होल नंबर का रेशियो। समझा? ठीक है ना? तो 2 एलिमेंट्स लेकर के अलग अलग कंपाउंड बनाओ, और उन कंपाउंड से क्या करना है आपको, जो आपके कंपाउंड बन रहे उसमें से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, तो बाकी जो दूसरा एलिमेंट बचेगा उसके मास का रेशियो हमेशा क्या आएगा, सिंपल होल नंबर आएगा। और भी एग्जांपल दिया था जब मैं पढ़ा रहा था तुम लोग को 11th में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के 5 कंपाउंड्स बन रहे हैं। समझ में आ गया? NO, NO2, NO3, N2O5, कुछ समझ आ रहा है? ऐसे 5 मैंने कंपाउंड्स बनाए थे, उसमें नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया, फिर ऑक्सीजन के मास का रेशियो लिया, तो सब क्या आता है, 1:2:3:4:5, इस तरीके से आता है। अब एग्जाम्पल को छोड़ दो, यहाँ तक समझ में आया? ये इजी एग्जाम्पल से। तो ये क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं इसको। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी होता है एक, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको मत पढ़ो। ठीक है? इसके बाद क्या, गेल-लोज़ैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये क्या कहता है, ये बहुत इजी लॉ है। ये कहता है कि अगर गैसेस क्या कर रही हैं, कंबाइन हो रही है, तो गैसेस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर का रेशियो होता है। उनके वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर का रेशियो होता है। ये सिर्फ गैसेस पे लगता है लॉ। उसके बाद लास्ट में क्या आपका एवोगैड्रोस लॉ ऑफ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, अगर आप क्या करेंगे, किसी भी गैस का क्या कर दो, वॉल्यूम फिक्स कर दो। क्या फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया, उसके बाद क्या,
उसका आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, उसका आपने प्रेशर को फिक्स कर दिया, समझे। तो ये तीनों चीज़ अगर फिक्स हो गई तो ये अगर गैस इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन है ना, उसके अगर x मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन भर देंगे ना इसमें, वॉल्यूम फिक्स, टेम्परेचर फिक्स और प्रेशर फिक्स, समझ आया। अगर नाइट्रोजन लेंगे तो उसके भी कितने होंगे, x मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ आ गया। अगर ऑक्सीजन लेंगे तो उसके भी कितने होंगे, x मॉलिक्यूल्स होंगे, समझे। तो अगर ये कहता है at constant volume, at constant volume if temperature and pressure are fixed, all gases have equal number of molecules at constant volume, temperature and pressure, समझे। मतलब अगर क्या कर दो, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर को क्या कर दो, फिक्स कर दो, तो सभी के सभी गैसेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, समझे। यहीं से वो लॉ आता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है 22 बाय वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, ठीक है ना। अब ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात, क्या क्या बोला है मैंने। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये दो लॉज हैं, ठीक है। इसके ऊपर CET में सवाल आया है, समझे। ये तो बहुत बचकाना लॉ है, 9th में पूछा था, सबको समझ में आता है। बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, ये दो लॉ में, इनमें से भी इस वाले लॉ में गड़बड़ करते हैं, समझा। तो ये सबको क्लियर हो गया मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे की चीज़ें बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट अभी क्या है, अभी हम लोगों को कुछ कन्वर्जन्स देखने जो हम लोगों को बार बार काम आएंगे। कन्वर्जन बताता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, सारी चीज़ें क्लियर है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्लियर हो गए, बोलो भाई। ओके, अब इसके बाद जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसको देख लेते हैं। इसमें यूनिट्स हम लोगों को बेसिकली देखना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मास, ठीक। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। जब भी किलो वर्ड लग गया, किलोमीटर, किलोग्राम, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। जब भी किलो वर्ड लग गया, किलो का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। किलो का मतलब क्या होता है, 1000, समझ आया, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, ठीक है ना। इसके बाद जो है और कन्वर्जन्स, जैसे लेंथ। अब लेंथ के कन्वर्जन्स देख लो। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ। लेंथ में क्या होता है बताओ ज़रा, लेंथ का क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, समझे। 1 नैनोमीटर क्या होता है, बोलो। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻12 मीटर। बात समझ आ रही है, ये सब याद रखना है। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 10⁻6 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो भाई। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार काम आने वाला है आपको ये। तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए जनरल यूनिट क्या होता है, लीटर। क्या होता है, लीटर। 1 लीटर इज़ 1 dm³। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में 1 dm³ लिख दिया गया है मतलब वो 1 लीटर है, समझा, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद जो है 1 dm³ जो होता है, इसको पूरा एक साथ लिखते हैं। 1 लीटर इज़ 1 dm³। 1 dm³ जो आपका होता है वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 dm³ क्या होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, उसके बाद 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 10⁻³ मिलीलीटर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझो। 1 लीटर होता क्या है, 1 dm³ होता है, ठीक। इसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ मिलीलीटर, मतलब 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब दे दिया जाए इसका मतलब वो क्या है, 1 मिलीलीटर। अगर सेंटीमीटर क्यूब की जगह लिख दिया जाए 1 cc, इसका मतलब भी वही है। बात समझ आ रही है। इंजन कितने cc का है, तो cc क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पूछते हैं उसका। बात समझ आ रही, ठीक है ना, ऐसा है। तो 1 मिलीलीटर इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ 1 cc,
ठीक है, चलो भाई। डेसी का मतलब पता है क्या होता है? डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। डेसी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻1। तो 1 लीटर मैंने क्या लिखा है? 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 10⁻⁻1 मीटर द होल क्यूब। डेसी की जगह क्या लिख दिया मैंने? -1, है ना? क्या लिखा? -1 लिखा। अब वो होल क्यूब है, होल क्यूब करो, बताओ क्या आएगा? हाँ, 10⁻⁻1 द होल क्यूब क्या होगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। देखो वही लिखा हुआ है। अब समझा? ठीक है ना? अगर भूल जाओ कि 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है तो कैसे कर लेना? अरे 1 लीटर तो 1 डेम क्यूब होता है, और डेसी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻1 कन्वर्ट कर लेना। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम भूलोगे ये। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सब याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका डेंसिटी। आगे क्या है? डेंसिटी। ठीक है ना, उसको देखते हैं अभी। आइए डेंसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। ये समझ में आ गया है ना? लिख लो उसको तुम लोग, या तुम्हारे पास वो है ना, PDF है ना? PDF में दिया हुआ है, रीड कर लेना। चलो, इसके बाद अभी है आपका टेम्परेचर। तो नेक्स्ट जो आपका क्वांटिटी है वो कौन सा है? सॉरी, इससे पहले डेंसिटी है। डेंसिटी क्या फॉर्मूला बताओ जल्दी से पहले। हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो मास का यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम। SI यूनिट। वॉल्यूम का SI यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का SI यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। क्योंकि लेंथ का क्या है? मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इस वजह से मीटर क्यूब। ये सवाल पूछा गया था CET में। CET में क्वेश्चन था कि डेंसिटी का क्या बताओ, यूनिट बताओ। ठीक है ना? ठीक है, लेवल ही गिरा दिया ये सवाल पूछ के। तो SI सिस्टम में ये इसका यूनिट है। CGS में क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये CGS में उसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, ये भी है। इसके बाद क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे अलग अलग यूनिट में देखेंगे? तो टेम्परेचर का कन्वर्जन है अलग अलग यूनिट में, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करने का। टेम्परेचर के कई सारी स्केल्स हैं। 4 स्केल्स तो बहुत फेमस है। कौन कौन सा? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। 4 स्केल्स बहुत फेमस है। र्यूमर स्केल आपको नहीं पढ़ाना होता है, सिर्फ क्या पढ़ना है आपको? 3 स्केल्स। कौन कौन सा? फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और आपका केल्विन। ठीक है ना? साइंटिफिक वर्ल्ड में केल्विन ज़्यादा चलता है। डेली लाइफ में अलग अलग कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस चलता है। बात समझ आ रही है? जो थर्मोमीटर होता है ना, बुखार चेक करने के लिए, वो किस में मेजर करता है? फ़ारेनहाइट में मेजर करता है, डिग्री सेल्सियस में मेजर नहीं करता वो। समझे? ठीक है ना? क्योंकि अमेरिका में क्या चलता है? फ़ारेनहाइट चलता है। समझे? इंडिया में क्या चलता है? डिग्री सेल्सियस चलता है। अब अपने को क्या करना है? कन्वर्जन देखना है। आइए कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। तो F-32 = 9/5C। ठीक है, ये कन्वर्जन है, याद रखना है इसको। क्या कन्वर्जन है? F-32 = 9/5C, यानी ये फ़ारेनहाइट और ये क्या है? डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया है इससे, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ठीक है ना? चलो भाई, इसके बाद क्या आपका? K-C = 273.15। ये क्या है? केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन है। बात समझ आ रही है? K मतलब क्या? केल्विन का टेम्परेचर। C मतलब सेल्सियस का टेम्परेचर। तो K-C = 273.15। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद एक और चीज़ याद रखना, 3 यूनिट्स बताए मैंने। कौन कौन सा? आपको बताया मैंने केल्विन, आपको बताया मैंने फ़ारेनहाइट, और क्या बताया? डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता है, सिर्फ केल्विन होता है। समझ आया? डिग्री केल्विन नहीं होता है, ध्यान रखना है इस बात। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ें फिर। आगे क्या है? ठीक है, मॉड्यूल उसमें लिखा हुआ है PDF में, रीड कर लेना उसको, सारी चीज़ें गिवन है। चलिए आइए, अब इसके बाद क्या है? अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला है कि 1 मोल कितना होता है? बोलो, 1 मोल कितना होता है? 1 मोल क्या है? बस काउंटिंग का एक नंबर है।
एक मोल क्या है, बस काउंटिंग का एक नंबर है। जैसे एक डजन में कितनी काउंटिंग आती है, 12। एक डजन अंडे ले आओ मतलब 12 अंडे ले आओ। बात समझ आई, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। तो एक मोल, जैसे एक डजन सिर्फ काउंटिंग है, समझ आ गया। अगर मैं बोलता हूँ एक डजन मार्कर ले आओ तो कितने मार्कर लाओगे, समझ आ गया। डजन जो है काउंटिंग है, 12 की काउंटिंग, 12 के ग्रुप को क्या बोलते हैं, डजन। वैसे ही एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो है ना, इसकी ये जो काउंटिंग है, ये जो ग्रुप है, इतने ग्रुप के जो भी पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स के लिए यूज होता है, उसको 1 मोल कहते हैं। जैसे डजन में 12 आता है, वैसे मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 की काउंटिंग आती है, समझे। अगर मैं बोलता हूँ कि एक मोल मार्कर ले आओ तो कितने मार्कर लाओगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर्स ले आओगे। बात समझ आई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोल की काउंटिंग है, ये मोल की काउंटिंग पार्टिकल्स के लिए करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। जब उनकी बहुत छोटे हैं, साइज उनका कम है, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, है ना। यहाँ पर भी अगर एक मैं पॉइंट बनाता हूँ तो इसमें भी अरबों खरबों एटम्स आते हैं। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो उसको काउंट कैसे करेंगे, डजन से काम चलेगा नहीं, समझ आया। तो हमने क्या किया, हमने जो है एक काउंटिंग बना ली जिसका नंबर बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली, ठीक है ना। चलो, तो मोल की जो काउंटिंग है वो किसके लिए यूज़ करेंगे, पार्टिकल्स के लिए। पार्टिकल्स का मतलब क्या हो सकता है, पार्टिकल का मतलब एटम्स भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब आयंस भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल। बात समझ आ रही। एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, समझे, क्लियर हो गया। ये तो उसका एक्चुअल नंबर है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग उसको 6 इंटू 10⁻23 कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में हमारे पास टाइम होता नहीं है, हमको हमारा टाइम बचाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन के लिए 6 इंटू 10⁻23 यूज़ करेंगे। इसका सिंबल है Na। सिंबल क्या है, Na, और इसको कहते हैं एवोगैड्रोज नंबर। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है एवोगैड्रोज नंबर। क्या है, एवोगैड्रोज नंबर, लेकिन अब जो बोलते हैं सब वही मैं बोल रहा हूँ, एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है ना। तो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है ना। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो एक मोल क्या चीज़ है, एक मोल काउंटिंग है। एक मोल क्या है, काउंटिंग है। कितनी काउंटिंग आती है उसके अंदर, 6.022 इंटू 10⁻23 की काउंटिंग आती है, समझ आ गया। अब अगर मैं पार्टिकल बोल दूँ, मार्कर बोल दूँ, अंडे बोल दूँ, वो उसकी काउंटिंग उसमें आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। तो एक मोल ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग को देखना है कि एटॉमिक मासेस। अब मुझे बताओ कि हमारा मास हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। हमारा मास किस में कीजिएगा, 80 किलो, 100 किलो, 50 किलो, हम कैसे करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। हमारे कंपैरिजन में हमारा जो एटम होगा, वो एटम तो बहुत छोटा है। तो अगर बहुत छोटा है तो उसका मास भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा। अगर मास बहुत कम होगा तो किलोग्राम तो उसके कंपैरिजन में यूनिट बहुत बड़ा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, किलोग्राम क्या है, यूनिट बहुत बड़ा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ, जैसे आपने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन 10th स्टैंडर्ड में किया होगा, आपको उसमें लिखा होता है कि 4 किलोमीटर की लाइन बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है, 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। बात समझ आ रही है। क्योंकि आपको छोटी छोटी लाइनें बनानी है, तो आपको वो किलोमीटर में मेजरमेंट करने नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, सेंटीमीटर में मेजरमेंट करो। समझ आया, ठीक। हमारे पास क्या है, हम बेसिकली क्या है, मैटर है। हम क्या है, फिजिक्स की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में हम मैटर है। अगर हम मैटर है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एटम्स होंगे। एटम का मास क्या होगा, बहुत कम होगा। तो जब इतना कम मास है तो हम उसको किलोग्राम में मेजर करेंगे या और छोटे यूनिट में मेजर करेंगे, छोटे यूनिट में मेजर करेंगे, मास कम है ना उसका। बात समझ आ रही, ठीक है। तो अगर बहुत कम मास है तो उसके लिए कोई यूनिट बनाना पड़ेगा। उसके लिए यूनिट क्या है, उसके लिए यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, AMU। क्या बोलते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। चलो भाई, तो बेसिकली जो एटॉमिक मासेस होते हैं, एटॉमिक मासेस वो किस में होता है, AMU में होता है। किस में होता है, AMU। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है U से। किससे रिप्लेस किया है, U से। अब इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफाइड मास, या फिर इसको कभी कभी डाल्टन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाल्टन। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 U इज इक्वल्स टू 1 डाल्टन।
बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ये होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हल्के में मत लो, सवाल आया है इस पर। एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ की, ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये इसका क्या होता है? मास होता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद और क्या है, ये होता क्या है 1 AMU? तो 1 AMU होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या मतलब होता है इसका? आपने क्या कर दिया, एक कार्बन 12 का एटम लिया। क्या किया? कार्बन 12 का एटम लिया। कार्बन 12 एटम ऐसा समझो किसे वो केक है। क्या है? केक। तो कार्बन 12 का एटम लिया। बहुत बड़ा बता रहा हूँ, एटम तो बहुत छोटा होता है, समझाने के लिए कार्बन 12 का एटम लिया। कार्बन 12 का एटम लिया, उसके बाद क्या कर दिया? उसके बाद इसके टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? इसके टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 12 टुकड़े कर दिए। कितने? 12 इक्वल टुकड़े कर दिए। उस केक के कितने हिस्से किए? 12 इक्वल हिस्से कर दिए। उसमें से एक हिस्सा उठाया। पेस्ट्री नज़र आ रही है? हाँ, तो बस एक हिस्सा उठाया। उस एक हिस्से का जो मास होगा वो होगा 1 AMU। समझ आया? वही लिखा है मैंने यहाँ पे। क्या लिखा है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 के कितने टुकड़े करो? 12 टुकड़े कर दो। उसमें से क्या करो? एक हिस्से का मास लो। तो जो एक हिस्से का मास होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 1 AMU, 1/12 मास। वो होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बात समझ आई? ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है। तो एक बार मैं इसको लिख के बता दूं जो काम की चीज़ें हैं। तो ये होता है 1 U इज इक्वल्स टू 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 डाल्टन इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। ये इसका डेफिनेशन है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 U इज इक्वल्स टू 1 डाल्टन इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम, विच इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझे? तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आई बात क्या बोल रहा हूँ मैं? कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 U इज इक्वल्स टू 1 डाल्टन इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ आया? क्लियर हो गया? तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये जल्दी लिख लो पहले, क्योंकि ये बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा बताया मैंने। चलिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एटॉमिक मास। अब जैसे मैं आपको याद कराऊंगा आपको वैसे ही याद रखना है इसको, ठीक? वरना हमेशा कंफ्यूजन होगा कि कौन सा मास है, समझ नहीं आ रहा, ठीक? चलो, तो सबसे पहला है एटॉमिक मास। सबसे पहला क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? फिर उसके बाद आएगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। फिर इसके बाद आएगा मॉलिक्यूलर मास। फिर आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर आएगा मोलार मास। ठीक? मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही याद रखना। एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। ये अपने पास बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है ना। एटम का एक पार्ट निकाला, उस एक एटम का जो मास होगा वो क्या होगा? एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल एटम का मास। समझ आ गया? ग्राम एटम का मतलब 1 मोल। ग्राम एटम का मतलब 1 मोल। तो एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? एक एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब एक मोल एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का मास। मोलार मास मतलब एक मोल का मास। अब एक मोल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, मैं लिख देता हूं। एटॉमिक मास मतलब क्या? एक एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब एक मोल एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का मास।
मोलार मास मतलब एक मोल का मास है। वो एक मोल कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल दूं कि मोलार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का एक मोल जमा करो, उसका मास पता करो, वो क्या होगा, हाँ उसको बोलेंगे मोलार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये आपको याद रखना है, बच्चों को कन्फ्यूजन रह जाता है इसमें, इसलिए सबको एक साथ करा दिया मैंने। तो सबसे पहले एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल मॉलिक्यूल का मास। समझ आया। उसके बाद क्या बचेगा, मोलार मास। मोलार मास क्या है, एक मोल का मास। अब एक मोल कुछ भी हो सकता है, समझे, क्लियर हो गया। वापस से, एटॉमिक मास एक एटम का मास। उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल मॉलिक्यूल का मास। उसके बाद मोलार मास एक मोल का मास। वापस से एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम का मास। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास। एक मॉलिक्यूल का मास, जैसे H2O का मास, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास। बात समझ आ रही है, वो हो गया। एक एटम का मास, जैसे कार्बन एटम का मास, ऑक्सीजन एटम का मास, हाइड्रोजन एटम का मास। बात समझ आ रही, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास एक मोल जमा करो, उसका मास वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। एक मॉलिक्यूल का मास, एक मोल मॉलिक्यूल का मास। H2O के कितने मॉलिक्यूल जमा करोगे, एक मोल जमा करोगे, उसका जो मास होगा वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैं इतना बड़ा बता रहा हूँ, एक्चुअली बहुत छोटा आएगा, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। मोलार मास क्या होगा, एक मोल का मास, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताता हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। पूरा चैप्टर इन्हीं फॉर्मूलेज पे निकलेगा। अलग अलग करके मोल्स के फॉर्मूले बताते हैं, मैं सबको एक साथ रिलेट कर लूँगा, याद भी सब एक साथ करना है तुमको, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहला फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब STP या NTP लिखा हुआ होगा। एक क्वेश्चन में तुमको फंसाएगा, 2019 के एक सवाल में तुमको फंसा देगा, तुमको दे देगा वॉल्यूम, निकालने बोलेगा मोल, लेकिन वह STP NTP नहीं लिखा है, तब तुमको चुपचाप ये फॉर्मूला नहीं लगाना, तुमको यही फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। मास तुमको मोल निकालना है ना, तो वहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, मास को डेंसिटी और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उससे वो सॉल्व करके आएगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर STP या NTP लगा हुआ होगा तभी ये फॉर्मूला यूज़ करना, वरना यूज़ नहीं करना ये फॉर्मूला। समझ आई बात, ठीक है ना। चलो भाई, वॉल्यूम को किस में रखना है, लीटर में रखना है, समझे। CET के ऑप्शन में पॉइंट का बार बार डिफरेंस दे देते हैं वो लोग, समझे। वो पॉइंट के डिफरेंस से तुमको कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में। क्यों, क्योंकि टाइम कम है तुम्हारे पास, समझे। तुमको 1.5 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करनी, कितने सवाल, 100 सवाल, कितना टाइम, 90 मिनट। 1.5 घंटा इज इक्वल टू 90 मिनट्स। 90 मिनट में तुमको क्या करना है, 100 सवाल करने हैं। मतलब क्या, एक सवाल को 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला। लेकिन टाइम अब कैसे सॉल्व करेंगे, फिर 1 मिनट भी नहीं, कैसे सॉल्व करने का, तो उसका टाइम आपको मिलता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसको सिर्फ टिक मारना होता है। अभी मिलेंगे तुमको सवाल ऐसे, तो वहाँ पे तुमको 1 मिनट तो लगना नहीं है, कुछ सेकंड्स लगेंगे, तो वहाँ से टाइम बचा के तुमको फिजिक्स को देना है, क्योंकि फिजिक्स आपसे टाइम मांगेगा। क्योंकि आपको 1 मिनट से भी कम में क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है और मार्क भी करना है। बात समझ आई क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। CET कंसेप्ट का गेम नहीं है, मैं स्टार्ट से बोलता हूँ। CET किसका गेम है, स्पीड का गेम है। आपकी स्पीड फास्ट है, CET में बादशाह है आप। स्पीड, आपके कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे हों, आपकी स्पीड स्लो है, एडवांस क्रैक करने वाले बच्चे की भी 180 तक पहुंच नहीं पाता मार्क्स। क्यों नहीं पहुंच पाता, देखा हूं मैंने, हो रह चुका है। एक स्टूडेंट ने एडवांस क्रैक किया, CET में उसका स्कोर 140 तक था, 200 में से 140 ही पहुंच पाया। क्यों, जो एडवांस क्रैक कर पा रहा है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे क्या, नहीं होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर, होंगे ऑब्वियसली होंगे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर। तो क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ ये है कि दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न डिफरेंट है। वो एग्ज़ाम अलग है, ये एग्ज़ाम अलग है। वो एग्ज़ाम आपसे इतनी स्पीड
मतलब नहीं एक्सपेक्ट करता। वो यहाँ पर क्या है, सीईटी में क्या एक्सपेक्टेशंस है, सीईटी में है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ जाए, चीज़ें रटी हुई रटना है, सीधा है, सीईटी रट्टाफिकेशन है, फॉर्मूले वॉर्मूले रट लो, स्टैंडर्ड चीज़ें रट लो, हो जाता काम इसमें। लेकिन स्पीड फास्ट होनी चाहिए, बहुत फास्ट रखना है स्पीड आपको, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये तो आपको समझा दिया मैंने। तो मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है वो भी देख लो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ इसी फॉर्मूले को, n इक्वल्स टू होगा स्मॉल m बाई कैपिटल M, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय क्या होगा 22.4। समझे, ठीक है ना। इस तरीके से कल टेस्ट है तुम्हारा, है ना, तो प्रिपरेशन करो और टेस्ट के लिए बिल्कुल डिले नहीं करना, जो टाइम पे बोलूँगा उस टाइम पे टेस्ट देना है तुम सबको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये आपको समझा दिया मैंने। अब जो है इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, NTP STP लिखा होगा तभी यूज़ करना। और एक बात, ये जो डिनोमिनेटर में 22.4 है ये रिसेंटली चेंज हो गया है, पुरानी किताबें लिखी हुई हैं उसके अंदर तो 22.4 ही लिखा है, नई किताबों में इट इज़ रिटन एज 22.7। मेरी बात सुनो, अगर एग्ज़ाम में आंसर 22.4 से नहीं आ रहा तो 22.7 लगाना, लेकिन आपका आंसर 99% चांसेस है 22.4 से आ जाएगा। ऐसा क्यों चेंज हो गया, क्योंकि जो लोग ये यूनिट को डिसाइड करते हैं उन लोगों ने यूनिट्स को चेंज कर दिया। समझ आ रहा है, मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशंस थी उसको चेंज कर दिया, उसके चेंज होने की वजह से ये नीचे का फैक्टर चेंज हो गया। समझे, तो बिल्कुल रीसेंट बात बता रहा हूँ मैं कि नई किताबों में ये क्या मिलेगा आपको 22.7 मिलेगा, लेकिन 99% आपका प्रॉब्लम किससे हो जाएगा, क्योंकि सब पुराने प्रॉब्लम, उनके पास भी जो क्वेश्चन बैंक है सीईटी वालों के पास वो भी क्या है, पुराना ही क्वेश्चन बैंक है, तो जो क्वेश्चन बैंक उठा के देंगे उससे इसी से सॉल्व होगा वो सवाल। समझे, ठीक है ना। चलो कॉपी कर लो उसको, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। चलो इसमें एक और फॉर्मूला ऐड कर लेना, वो भी बता देता हूँ मैं, बुक में नहीं मिलेगा वो, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। जैसे H2O में कितने एटम्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 2 H के 1 O का, तो कितना होगा 3, इसकी क्या है एटॉमिसिटी। बात समझ आ रही है, तो ये होती है एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ मैं, ध्यान देना बस। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो भैया आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए ऑलमोस्ट सब बता दिया, एवरेज एटॉमिक मास का सवाल आएगा तब वो भी बता दूंगा उसका फॉर्मूला। चलो तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये MST CET 2018 में पूछा गया है। सबसे पहला सवाल क्या कहता है, विच सिंबल रिप्लेसेस द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। समझे, AMU को किसने रिप्लेस किया है, ऑप्शन देखे बगैर बताओ। U ने रिप्लेस किया है, बस यही है इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है वो, A, ऑप्शन A। समझा, ठीक है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप अगर ध्यान से उसको सुन लेंगे, याद कर लेंगे, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे। समझे, जो मैं आपको क्लासरूम में बता रहा हूँ अगर आप ध्यान से उसको कर लेते हैं, PYQs में 80% PYQs तो आपके ऐसे निकल जाएंगे, 20% में आपको मेरी हेल्प लगेगी, ठीक। चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। भी बताया था आपको मैंने, क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन C, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, 2019 का सवाल है। द कंबाइनिंग रेशियोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। वाटर मतलब H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2 आर इन द रेशियो 1:8
and 1:16. Which law is illustrated in this example? कौन सा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. समझे? बगैर ऑप्शन देखे तुमने आंसर कर दिया, क्योंकि तुमको वो जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया. जब समझ आएगा तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, इजी है सब. तो कौन सा ये लॉ इलस्ट्रेट करता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है ना. चलो ये हो गया. टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. सी का वैल्यू कितना है? 32 है. कन्वर्ट करो. फॉर्मूला क्या है? F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5C. ठीक है, क्लियर हो गया. चलो कन्वर्ट करो, बताओ फ़ारेनहाइट में निकालो. आ गया क्या? आ गया आंसर. क्या है? ए ऑप्शन है. करो करो, सॉल्व करो, बताओ जल्दी से. क्या ये F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5, ये कितना हो जाएगा? 32 को वहाँ भेज दो. 9/5 32 प्लस 32. ठीक है ना. अब क्या कॉमन आ जाएगा? 32 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 9/5 प्लस 1. 32 कितना होगा? 9 5 14 14 / 5. समझे? ठीक है ना. 5 1 जा 5, 6 जा कितना बचा? 2, 5 4 जा, तो 6.4 इंटू 14 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? हाँ 89 पॉइंट समथिंग. तो 89 पॉइंट समथिंग. ऑप्शन देख लो कौन सा है. डी ऑप्शन है शायद ना. 89.6. बस मल्टीप्लाई करना था. इजी. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, आई होप हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. ग्राम एटम का मतलब क्या बताया था? मोल. 1 मोल. तो नंबर ऑफ 1 मोल एटम्स. बात समझ आ रही है? ठीक है. तो क्वेश्चन को समझना है. मैंने बोला था ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल एटम का मास. तो ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम. ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल. ठीक है ना. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है. नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 है. आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 एटम ऑफ द एलिमेंट. एक ही एटम है एलिमेंट में. बोलो. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है बताओ जरा. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी. जब एक ही एटम है तो एटॉमिसिटी क्या होगी? 1. तो जितना नंबर ऑफ एटम है उतना ही क्या होगा? उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय क्या है? एवोगाड्रोस नंबर. ये 1 डिवाइड बाय Na. 1 बाय Na याद कराया था मैंने. 1U इक्वल्स टू 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. इसलिए याद करना ज़रूरी था ये. अब समझे? वो इन्फॉर्मेशन इधर काम आ गई. समझ आई बात? ठीक है ना. ऐसा है. कौन सा ऑप्शन बनेगा? 1C ऑप्शन. 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ये बनेगा ऑप्शन. हो गया. ठीक है. इजी है. समझ आया? ठीक. ओके. चलो ये समझ आया मैंने कैसे कन्वर्ट किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम्स में. नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी. कितने एलिमेंट, कितना एटम है? एक एटम है, तो एटॉमिसिटी 1 ही होगी उसकी. 1 लिख दिया मैंने. बात समझ आई? तो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर हो गए. तो फॉर्मूले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह क्या लिख दिया? नंबर ऑफ एटम्स लिख दिया. बात समझ आई? ऐसा है. जब तक आपको मॉलिक्यूल नहीं बताया जाए तब तक आप मॉलिक्यूल में एक ही एटम कंसिडर करना है. तो एटॉमिसिटी को 1 रखना है. ठीक है, क्योंकि बताया नहीं गया कुछ अपने को. उसके बाद जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया. क्वेश्चन नंबर 6. आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 निकालना है और प्रेजेंट इन कितना वॉल्यूम? प्रेजेंट इन 5.6 मिलीलीटर. सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है? मिलीलीटर. STP दिया है सवाल में, मतलब वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लगा सकते हैं, है ना.
तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय क्या होगा 22.4, ठीक है ना। चलो भाई आगे कहानी, मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम इन लीटर करना पड़ेगा। मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3, मिली मतलब 10⁻⁻3, तो 5.6 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 22.4, डेसिमल 10⁻1 10⁻1 कैंसिल, समझ आया, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन करो, बताओ क्या आएगा, कैसे जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा, क्या जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, ठीक है ना, क्लियर हो गया। बताओ ये क्या होगा, 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 1/4 इज 0.25 इंटू 10⁻⁻3, 1/4 0.25 होता है, ठीक है। 2.5 एक ही ऑप्शन है, 2.5 इंटू 10⁻⁴, इस वजह से बनेगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझे, वही सवाल है, बस घुमा के पूछ लिया सवाल तो वही है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बताओ पहले तुम लोग मुझे, ऑप्शन कौन सा बनेगा, है क्या आंसर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ऑप्शन में क्या है 166.05 इंटू 10⁻26 ग्राम, बी तो हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, डी क्या है 1.66 इंटू 10⁻27 ग्राम है वो, डी नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन ए है। कैसे ऑप्शन ए है, हाँ डेसिमल को शिफ्ट किया है, वो क्या है 166 इंटू 10⁻26 ग्राम, तो 1.66 देख के मार्क मत कर देना, यहाँ फंसा दिया तुमको उसने। फिर वहाँ पर पावर क्या दिया हुआ है 10⁻27 दिया हुआ है, रॉन्ग है, डी नहीं, ए ऑप्शन है, ठीक है। चलो भाई हो गया ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, लिख लिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं, देखो अगले सवाल में फिर फंसाएगा तुमको, रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज, निकालना क्या है 8th में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 मिलीलीटर, किसका है वो H2O का है, तो लगा देते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 20.4, है ना। क्यों नहीं लगा सकते, STP NTP नहीं दिया है तो नहीं लगा सकते, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ फंसाया तुमको उसने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, एक है मास अपॉन मोलार मास, एक क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। आगे के फॉर्मूले पे जाना ही नहीं, जब लग ही नहीं सकता तो अब कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखो डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है 1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पर निकालना क्या है, अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, क्या निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इसकी ज़रूरत नहीं ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर लो। अब मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलार मास, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय क्या है एवोगाड्रोस नंबर, ठीक। अब समझे कैसे सॉल्व करना है इसको। अब डेंसिटी कितनी है 1 है, वॉल्यूम कितना है, अच्छा डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर cc है, वॉल्यूम कितना है 100 cc है, मिलीलीटर इज सेंटीमीटर क्यूब इज cc, बताया था ना मैंने, ठीक है। डिनोमिनेटर में मोलार मास ऑफ H2O इज 18 ग्राम, 18 ग्राम होता है ना, उसका 2 उसका क्या होगा 16, समझ आया, ठीक है ना। तो 2 इसका और इसका 16, तो हो जाएगा टोटल मिला के 18 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, एवोगाड्रोस नंबर इज 6 इंटू 10⁻23, कैलकुलेशन के लिए यही यूज़ करूँगा 6 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। अब बताओ क्या होगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, cc कैंसिल, क्या बचेगा बताओ, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, ये क्या बच रहा है 100/3 डिवाइड बाय, ये इसको यहाँ भेज दो 10⁻23, समझे, उधर जाएगा ना ये, ठीक है। कैंसिलेशन 33.33 कितना होगा 33.33 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन चेक करो 33.45 दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उसने 6.022 लिया होगा, तो 33.45 इंटू 10⁻23 एक ही ऑप्शन है मेरा, समझे। बी भी बन रहा है लेकिन बी में 3 पॉइंट है,
तो 10⁻23 को मेरे को हाथ नहीं लगाने का है, समझे। तो 10⁻23 वैसे का वैसे ही, और 33.33 यानी ऑप्शन बनेगा ए। सी और डी तो है ही नहीं, समझे, ठीक है ना। बनेगा आपका ऑप्शन ए। ऐसा सॉल्व करना है उसको, ठीक है। चलो ये भी हो गया, कॉपी कर लो, लास्ट क्वेश्चन गिराता हूँ। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कितना? 1 मोल ऑफ एनी प्योर गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोला है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं? वॉल्यूम मीटर डिवाइड बाय क्या होगा? 22.4। कितना बोला है? 1 मोल, तो 1 लिख दो। वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या होगा? 22.4। बताओ क्या होगा? वॉल्यूम 22.4, मैंने बोला ना लीटर में, वो वॉल्यूम इन लीटर लिखता हूँ हमेशा, तो 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर मतलब मीटर क्यूब, समझे। तो आ गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। समझ आया? लीटर मतलब मीटर क्यूब होता है ना, बस वही है, ठीक है। चलो 2020 के कुछ सवाल कराता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को होमवर्क होगा, ठीक है। चलो आ जाओ। इजी था एकदम, है ना। चलो लिख लिया ना। चलो आ जाओ। 2020 में जो सवाल आए, भयानक साल, तो भयानक साल में जो सवाल आए वो क्या है, आइए तो देखते हैं, ठीक है। इन द रिएक्शन, अब ध्यान से सुनना, जब भी रिएक्शन वाला सवाल आ जाए तो रिएक्शन आपको CET में दिया होगा, जनरली 98% केसेस में रिएक्शन दिया होगा और वो बैलेंस्ड होगा, समझे। नहीं होगा तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन जनरली बैलेंस्ड होता है रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या है? रिएक्शन में है 2 KClO3, ये आपको देगा 2 KCl प्लस आपको देगा 3 O2। हीट ऑफ रिएक्शन देके, स्टैंड एंथैल्पी देके बट कंफ्यूज किया है, कोई काम नहीं है उसका। स्टैंड एंथैल्पी दिया हुआ है उसमें, कोई काम नहीं है उसका। तो क्या है स्टैंड एंथैल्पी? डेल्टा H0s -78 किलोजूल, कोई काम नहीं है इसका। बोला है कि ऑक्सीजन का 33.6 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है, लिबरेट हो रहा है STP पर, तो इसका कितना मास प्रोड्यूस हुआ है वो निकाल के बताओ इस रिएक्शन में। मतलब ये दोनों रिएक्ट किया, ये रिएक्ट करने के बाद आपको बोलता है कि हीट क्या होगा, कुछ भी क्या होगा, होने के बाद ये टूट करके क्या बना? KCl बना, और क्या बना? ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन कितना लिबरेट हो गया? 33.6 लीटर लिबरेट हो गया। तो उसमें इसका कितना मास प्रोड्यूस हुआ है वो निकालना है। जब भी रिएक्शन वाला सवाल आए, मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, वो आपको लगानी है। टेक्स्ट बुक से मेथड से जाओगे तो तुमको कम से कम 5 मिनट लगेगा उसको सॉल्व करने। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी रिएक्शन का सवाल आए तो आपको लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या ये यहाँ पर KClO3 डिवाइड बाय उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 लिख दो, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय क्या आएगा? 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय क्या होगा? 3। जितने भी होंगे सबका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री नहीं, क्या? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ठीक, क्लियर हो गया। अब जो है अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना ये है, इसका मास निकालना है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, समझे, ठीक है ना। उनको इक्वेट कर लेने का। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बताओ? मास अपॉन मोलार मास, एक फॉर्मूला है। तो मास ऑफ KCl डिवाइड बाय क्या होगा? मोलार मास ऑफ KCl इनटू वो जो 2 है, वो 2 लिख दिया मैंने। नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये फॉर्मूला लिखा मैंने, इज इक्वल, समझा तुम लोग को क्या किया? मास ऑफ क्या किया मैंने? KCl डिवाइड बाय क्या होगा? मोलार मास ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये लिख दिया मैंने। फिर ये इसको मास को पुश करेगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बताओ, आगे बताओ, ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, इसकी इन्फॉर्मेशन कौन सी है? वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिखना है इसमें। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इन लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर डिवाइड बाय क्या होगा? 22.4, ये लिख दिया, डिवाइड बाय क्या होगा? 3। समझा? जो भी 3 है वैसे लिख दिया मैंने, बात समझ आई। आगे की कहानी क्या है? मास कितना है वो निकालना है। मास ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ KCl क्या बनेगा? वहाँ पर देखो एटॉमिक मास दिया होगा, K का 39, Cl का 35.5, ठीक है ना। तो बताओ मोलार मास कैसे निकालते हैं? K का कितना है? 39, Cl का कितना है?
35.5 ऐड कर दो, 9 5 कितना होगा 14, 74.5 कितना होगा ये हो जाएगा 74.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना है इसका 33.6 डिवाइडेड बाय क्या है 22.4 इंटू 3। 11.2 के टेबल में जाते हैं दोनों। 11.2 जा 11.2 इंटू 2 करोगे तो 22.4 आएगा, इंटू 3 करोगे तो 33.6 आएगा, समझे। तो 11.2 जा 11.3 जा 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल। मास ऑफ KCl क्या आया 74.5 ग्राम। डन, समझे। पहला सवाल था, समझाना था इसलिए टाइम लगा, आगे चुटकियों में सॉल्व करोगे तुम उसको, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से निकालेंगे, कॉपी कर लो। क्या बोला मैंने, कब लगाना है ये, जब भी रिएक्शन वाला सवाल आए क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सॉल्व करते रहो, आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे विच गैस अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP। ठीक है ना, इनमें से कौन सी गैस क्या प्रोड्यूस कर रही है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसके पास है STP पर। ठीक है, चलो भाई, तो बोलो क्या है। सबसे पहला 13.3 ग्राम ऑफ आर्गॉन। बी ऑप्शन क्या है, वो है 11 ग्राम ऑफ CO2। 11 ग्राम ऑफ CO2। सी ऑप्शन क्या है 24 ग्राम ऑफ O2। और डी ऑप्शन क्या है 16 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, इस पे सबके अपने को मोलार मासेस दिए हुए अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या होगा फॉर्मूला, मास अपॉन मोलार मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर, यही होगा ना। ठीक, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो, मास अपॉन मोलार मास इनटू क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए सबसे पहले आर्गॉन की अगर बात करेंगे तो आर्गॉन में क्या है बताओ, मास कितना है 13.3, तो ये होगा Na इंटू क्या होगा 13.3 डिवाइडेड बाय क्या है, मोलार मास क्या है, मोलार मास इसका आर्गॉन का कितना दिया हुआ है, आर्गॉन का 39.9, कितना दिया हुआ है 39.9। ठीक है ना, चलो भाई क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 1 और 3 देख के ही समझ आ रहा है। 13.3 3 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 39.9, दिमाग चलाना आना चाहिए तुमको। तो कितने मॉलिक्यूल्स है उसके पास, Na/3, कितने Na/3। उसके बाद किसका चेक करेंगे, CO2 का चेक करेंगे। CO2 का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, Na इंटू मास कितना उसका 11 ग्राम बटे ये कितना होता है 44, कितना 44 ग्राम, कितना होगा बोलो 4, यानी कितना होगा Na/4। इनमें से ज़्यादा किसका है, आर्गॉन का है। क्यों आर्गॉन का है, Na/3 है, ये Na/4 है, 4 से डिवाइड हुआ है ना, तो ये और छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर छोटा आएगा। ठीक है, चलो भाई फिर कौन बचा, O2। O2 का कितना ग्राम है, Na इंटू बताओ O2 का कितना ग्राम है 24 ग्राम है। ठीक है, डिवाइड बाय मास कितना है O2 के लिए 32 आएगा, बताओ क्या आएगा, बोलो 6 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, चलो 4 के टेबल में जाएगा, बोलो क्या आएगा 4 6 जा, फिर 4 8 जा, फिर बताओ 2 3 जा, 2 4 जा, कितना होगा 3Na/4 आएगा, ये कितना आएगा 3Na/4। उसके बाद बताओ आगे, बताओ क्या आएगा, ये अपने पास लास्ट क्या है, लास्ट है अपने पास CH4, क्या है CH4। तो बताओ नंबर ऑफ क्या है ये, जल्दी बोलो, Na इंटू क्या आएगा, Na आएगा 16 ग्राम बटे CH4 कितना है, CH4 कितना है 16 है, CH4 कितना है 16, तो कितना आएगा, ये तो सीधा सीधा Na आ रहा है, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, बोलो कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कितना होगा देखो, Na 1/4 कितना होता है 0.25, 1/4 कितना होता है 0.25, तो 3 इंटू 0.25 Na, ये आ रहा है 0.25 इंटू 3 मतलब 0.75 के 7.5, कितना आएगा बोलो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, कितना होता है 75 इंटू कितना होगा 0.75 Na, कितना हो जाएगा 0.75 Na। अब कंपेयर करो, इसमें तो कंपैरिजन है ही नहीं, कंपेयर इन दोनों में करना है। ये कितना है 1 Na, ये कितना है 0.75 Na, तो ज़्यादा कौन है 1 Na।
समझ आया? ठीक है ना, ऐसे करना है इसको सॉल्व। ठीक है, ये तो तुमको समझाना था। मैं इसको सॉल्व करता तो मैं क्या करता, मैं ये चीज़ देख लेता, सबसे पहले तो मैं ओरली डिवाइड कर देता, सीधे सीधे मल्टीपल नज़र आ रहे थे, फिर मैं देखता कि डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करता। वो तुमको भी डेवलप हो जाएगा जब तुम खुद सॉल्व करोगे तो। ठीक है ना, इतना सॉल्विंग सिर्फ समझाने के लिए कराया मैंने, इतना टाइम होता नहीं। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन करते हैं। यूनिट्स ऑफ नैनोमीटर एंड पिकोमीटर आर रिलेटेड एज, यूनिट्स ऑफ नैनोमीटर एंड पिकोमीटर आर रिलेटेड एज, क्या है? 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 पिकोमीटर, ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ पिकोमीटर। थर्ड ऑप्शन क्या है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ पिकोमीटर। फोर्थ ऑप्शन क्या है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ पिकोमीटर। कौन सा सही ऑप्शन है? बोलो, कौन सा सही ऑप्शन है? सी सही ऑप्शन है क्या? कैसे करने का? नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ होता है ना। इसको यहाँ पर कन्वर्ट करना है, मतलब राइट हैंड साइड पर वही आना चाहिए। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू 10⁻12 मीटर। आ रहा है क्या? इधर आ रहा है, तो -15 जा रहा है। रॉन्ग है सी। कौन सा सही ऑप्शन है? डी सही ऑप्शन है। कैसे? इधर पे कन्वर्ट, इधर देखो 10⁻3, इधर पे क्या है? 10⁻12 प्लस 3 -12 विल बी -9। अब आएगा सही, समझे? ये सब सवाल में गलती हो रही है तुम लोग से। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 तक। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसके डाउट्स आप लोग कल पूछेंगे मुझसे। ठीक है।